अब हम आगे की कुछ टॉपिक देखते हैं। टाइप्स हम हमारे हो गए थे, टाइप्स ऑफ अकाउंट, है ना। इनको याद रखना है आपको, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल के एग्जांपल बता सकते हैं कैसे? नॉमिनल अकाउंट का एग्जांपल पूछा मैंने। वो नॉमिनी होता है। मैं नॉमिनल अकाउंट जो हमने पढ़ा था उसको पूछ रहा हूँ। टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़े थे अपन ने। 3 प्रकार के खाते पढ़े थे, व्यक्तिगत खाते, वास्तविक खाते और नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र के खाते। एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ लोगों ने। थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान देना पड़ेगा आपको, है ना। कहीं ऐसा लगता है आपको तो उसको नोट कर लें, नोट्स में दे दूंगा बहुत जल्दी आपको। नोट्स पे काम चल रहा है, पर बेसिक तौर पर उनको लिख करके रखें, है ना। तो हमने यहाँ पर फिर से उसको लेकर चलते हैं। एक्सप्लेन किया था पर्सनल अकाउंट, किया था, वही तो बोल रहा हूँ। व्यक्तिगत खाते, ऐसे खाते जिनमें किसी व्यक्ति या संस्था से संबंधित खाते रखे जाते हैं, वो व्यक्तिगत खाते। ठीक है, इसके रूल भी हमने देखे थे, पाने वाले को डेबिट करें, देने वाले को क्रेडिट करें। रियल अकाउंट, जो खाते किसी वस्तु से संबंधित होते हैं वस्तुगत खाते कहलाते हैं। ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे फर्नीचर हुआ, केस हुआ, बिल्डिंग हुआ। ठीक है, इस प्रकार के खाते के रूल में क्या कहते हैं, व्यापार में आने वाले, यानी जैसे परचेस किया आपने तो परचेस अकाउंट डेबिट टू, वाया किससे किया, उधार खरीदा तो व्यक्ति का नाम, और यदि नगद खरीदा तो केस, ये आप सिलेक्ट करें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट, ये रियल अकाउंट। और तीसरा हमने देखा था नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट के लिए हम बात करें तो नाम मात्र के खाते इनके अंतर्गत आते हैं, जैसे सैलरी, रेंट, कमीशन। एक सबसे बड़ा एग्जांपल जो है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारे नॉमिनल अकाउंट है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा इन चीजों को। ठीक है, समस्त हानि एवं खर्चे को क्या करना है, डेबिट करना है। ये भी मैंने आपको बताया था, हमने इसको समझा था। इसके बाद कुछ सब ऑप्शन हमने समझे थे, जैसे ट्रेड क्या है, व्यापार क्या है। तो क्या दे रखा है, लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया वस्तु का क्रय विक्रय, वो क्या कहलाएगा, व्यापार या ट्रेड। ठीक है, इसके बाद ये शब्द ऐसे हैं जिनकी आवश्यकता हमें टैली में लगना ही लगना है। प्रोपराइटर, व्यापारी या संचालक, जो कंप्यूटर, गलत बोल दिया, जो व्यापार को चलाता है वो क्या कहलाएगा, उसका प्रोपराइटर। जो एक हो सकता है या एक से अधिक हो सकता है। दे भी रखा है, व्यवसाय को प्रारंभ करने वाला व्यक्ति जो आवश्यक पूंजी की व्यवस्था करता है तथा लाभ प्राप्त करने के अधिकारी व हानि का जोखिम वहन करता है। दोनों ही चीज रहेगा, आय हुई है, इनकम हुआ, लाभ हुआ है तो वो भी लेगा, साथ ही साथ यदि कहीं किसी कारणवश हानि होती है तो उसका जिम्मेदारी भी कौन है, प्रोपराइटर ही होता है। प्रोपराइटर के ऊपर ही वो सारी चीजें और डिपेंड होती है। व्यवसाय का क्या कहलाता है, स्वामी। ठीक है, कैपिटल, पूंजी, व्यापार को चलाने के उद्देश्य से लगाई जाने वाली राशि, धनराशि, वो क्या कहलाएगी, हमारी कैपिटल कहलाएगी या पूंजी कहलाएगी। दे भी रखा है इसमें, व्यापार को प्रारंभ करने के लिए लगाया गया पैसा, माल या अन्य कोई संपत्ति पूंजी कहलाती है। इसमें पैसा भी हो सकता है, माल भी हो सकता है, संपत्ति भी हो सकती है। जैसे हमने अपना मकान, अपने मकान में ही स्टार्ट करें, हमारा मकान माना कि मेन लोकेशन पे थे, तो दुकान का काम वो मकान ही कर रहा है, तो वो क्या है, हमारी संपत्ति। इसी प्रकार कुछ केस लगाया हमने, इसके अलावा कोई फर्नीचर भी हमारा पड़ा था, पुराना हो भले, तो वो क्या हो गया, वस्तु है। तो वो सब हमारी क्या कहलाएगी, कैपिटल कहलाएगी, पूंजी कहलाएगी। तो हम पूंजी शब्द का हिंदी में यूज बहुत कम करेंगे, हम क्या बोलेंगे, कैपिटल। ठीक है, दूसरा है गुड्स, माल। जिस वस्तु को हम लाभ कमाने के उद्देश्य से खरीद कर बेचते हैं उसे क्या कहेंगे, माल कहेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना, यदि वही गुड्स, जैसे आपका कुर्सी टेबल का व्यापार है तो कुर्सी टेबल वाली स्थिति में आप उसको माल कह देंगे। लेकिन यदि वही कुर्सी टेबल आपके व्यापार में
व्यापार को चलाने के उद्देश्य से आई है तो माल नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा? फिक्स एसेट ना आता है, वो फिक्स एसेट हमारी संपत्ति कहलाएगी, ठीक है, असेट्स कहलाएगी। परचेज, जब भी कोई माल खरीदते हैं तो वो परचेज कहलाएगा, ठीक है। परचेज रिटर्न, कई मामले ऐसे होते हैं कि हमें जो हमने खरीदा है उसमें से कुछ वापस करना पड़ जाए या पूरा वापस करना पड़ जाए तो उसके कहेंगे परचेज वापसी या परचेज रिटर्न, क्रय वापसी इसको बोलते हैं हिंदी में। इसी प्रकार सेल, हम लाभ कमाने के उद्देश्य से जब माल बेचेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा? सेल कहलाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जो कि सेल्स रिटर्न भी होता है, हमारे पास जो बेचा माल के मामलों में आ जाता है। वापस आने के कई कारण या वापस करने के कई कारण हो सकते हैं, या तो इफेक्टिव निकल गया या फिर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आ गया या कभी कभी खपत नहीं हो पाई, उसकी एक्सपायरी आ गई, कई कारण हो सकते हैं। तो यानी वो हम जिक्र करेंगे जब हम रिटर्न करेंगे उसको, ठीक है। इसके बाद है डेटर्स, जिसे हम बोलते हैं देनदार, ऐसे डेबिटर बोलते हैं सारे, पर सही प्रोनाउंसिएशन का डेटर होगा। तो डेटर्स क्या कहलाते हैं? जो देनदार है, ठीक है। और एक होता है लेनदार, जो हमें, जिनको हम माल बेचते हैं और पैसा लेते हैं वो हमारे डेटर्स कहलाते हैं, ठीक है। और जिनसे हम माल खरीदते हैं और पैसा देते हैं वो हमारे लेनदार कहलाते हैं। कुछ स्थिति में एक व्यक्ति डेटर्स और क्रेडिटर्स दोनों हो सकता है, वो आगे स्थिति हम समझेंगे कि कब हम ऐसे व्यक्ति के बीच में कम्युनिकेशन करें कि जिसको हम एक सामान देते हैं लेकिन दूसरा सामान लेते हैं, ठीक है। तो जिससे हम पैसा लेंगे वो हमारा लेनदार कहलाएगा, जिसे पैसे देंगे वो हमारा देनदार या हमसे लेनदार कहलाएगा, है ना। ये हमें देता है तो इसलिए हमें देनदार कहलाएगा और ये हमारा लेनदार लेनदार और देनदार, डीआर और सीआर भी लिखते हैं इसको, डेटर्स क्रेडिटर्स। और एक पक्ष में हम जब हम डेबिट और क्रेडिट में एंट्री करते हैं तो शॉर्ट में डीआर और सीआर लिखते ही हैं, ठीक है। तो ये व्यक्ति विशेष असेट्स, संपत्तियां, जिसके बारे में हमने सबसे पहले बैलेंस शीट में पढ़ाई था कि हमारे पास दो चीज होगी, एक तो लायबिलिटी और एक असेट्स, ठीक है। तो संपत्ति क्या है? असेट्स से आसे बिजनेस के आर्थिक स्रोत से हैं जिनका मूल्य होता है और जिनका उपयोग व्यापार के संचालन व आय अर्जन के लिए किया जाता है, जो भी भविष्य में लाभ पहुंचाए। एग्जाम्पल भूमि, भवन, मशीन, ये सब हमारी क्या है? असेट्स। हालांकि हमने दो पढ़ा भी था, फिक्स असेट और करंट एसेट, तो ये मामले अधिकतर फिक्स एसेट के एग्जांपल्स दिए गए हैं। इसमें भी देखो आगे दे रखा उन्होंने फिक्स एसेट और करंट एसेट। फिक्स एसेट में यंत्र, भूमि, भवन लिखा है, भवन है, वह इधर आना, तथा व्यवसाय की निजी उपयोग में होने वाले सभी यंत्र, फर्नीचर, प्रिंटर, कंप्यूटर इत्यादि क्या है? फिक्स एसेट्स है। करंट एसेट्स नगद, रोकड़, बैंक नगद आदि क्या है? हमारे करंट है, चालू में हमारे पास क्या है। फिक्स मतलब इसका नहीं कि वो हिला सके, जो जिसे हिला ना सके, वो वाला मामला नहीं होना चाहिए। जिन्हें हम व्यापार को संचालन के उद्देश्य से लाते हैं और उन्हें रखते हैं, वो हमारे फिक्स है। जिन्हें हम बेचते ना हो, जो स्थानांतरण नहीं हो किसी अन्य, जैसे राशि केस है हम यूज कर रहे हैं, जैसे ये कुर्सी टेबल है तो हमारे फिक्स है, इसका स्थानांतरण केस में नहीं हो रहा। जो हमारा केस होगा, मूल्य होगा, जैसे बैंक का चेक है तो वो भी हमारा क्या है? असेट, लेकिन उसका स्थानांतरण किस में कन्वर्ट हो जाएगा? केस में हो जाएगा। केस हमारा बैंक में जाकर के और वाया वर्चुअल पेमेंट बदल जाएगा, जैसा अभी यूपीआई हम यूज करते हैं, पर वो क्या है हमारा संपत्ति, तो उसका स्थानांतरण हो सकता है। केस के बदले हम कोई पूंजी खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, कोई माल खरीदते हैं, तो वो हमारा करंट का है, ठीक है। लायबिलिटी, देनदारियां, और ये अक्सर तो होती ही है किसी भी कंपनी के द्वारा किसी अन्य कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को दी जाने वाली राशि मूल्य लायबिलिटी कहलाती है। एग्जांपल लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। तो ये हमारी लायबिलिटी, इनको हमने बखूबी समझा था। रेवेन्यू या राजस्व, राजस्व से ऐसी राशि है जो माल अथवा सेवाओं के सेल से नियमित रूप से प्राप्त होती है। क्योंकि एक व्यापार में, जैसे अभी हम बात करते हैं ना गुड जीएसटी की, किसकी? जीएसटी। तो जीएसटी क्या है इसको हम डिटेल में आगे समझेंगे, लेकिन मूल रूप से यदि हम इसके फुल फॉर्म में जाए तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्योंकि एक व्यापार में दो ही चीज का व्यापार होता है, या तो आप माल बेचेंगे या माल खरीदेंगे, या सर्विस बेचेंगे, सर्विस खरीदेंगे। जब हम कोई फिजिकल वस्तु के बदले में कोई फिजिकल वस्तु का आदान प्रदान करते हैं तो वो कहलाएगा गुड्स। जैसे
हमने टीवी बेचा, कंप्यूटर बेचा, एलईडी बेचा, मॉनिटर बेचा, तो हमारे क्या है, गुड्स है। लेकिन आज स्थिति यदि हम बात करें हमारे बीच की कम्युनिकेशन की या हमारे बीच में जो व्यवहार हो रहा है, मैंने आपको कोई सामान नहीं दिया फिर भी आप मुझे पैसा दे रहे, क्योंकि मैं सर्विस दे रहे। एजुकेशन एक सर्विस में आता है, तो हम क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। तो या तो हम माल देंगे या सर्विस देंगे, और उसको क्या बोलेंगे, या तो गुड्स होगा या सर्विस, और उसका हमें क्या देना होता है, टैक्स। जैसे गवर्नमेंट को हम टैक्स देते हैं, तो गवर्नमेंट को टैक्स क्यों देते हैं, टैक्स के बदले हमने जो पैसा दिया उसके बदले गवर्नमेंट क्या देती है, कैसी सर्विस, गवर्नमेंट कैसी सर्विस देती, क्यों देते गवर्नमेंट को पैसा, रोड हमारी एक सर्विस दी ताकि हमें चलने में आसानी हो, तो उसका रोड किसका है, हमारा है क्या, नहीं, गवर्नमेंट का है, तो उसका हम यूज कर रहे हैं, तो क्या दे रहे हैं, हम रोड का टैक्स भर रहे हैं, है ना। इसी प्रकार कई प्रकार के, जैसे जल कर भरते, भवन कर करते, भूवि कर भरते हैं, तो ये क्या है, ये टैक्स है, और टैक्स के अगेंस्ट में सर्विस देती है। और कई प्रकार की, जैसे हमारी सिक्योरिटी है, आर्मी लगा रखी है, पुलिस लगा रही है, तो ये क्या है, ये एक सर्विस है। तो गवर्नमेंट को हम उसके अगेंस्ट में, एक सर्विस के अगेंस्ट में पैसा देते हैं। तो या तो हम कहीं से सर्विस लेंगे तो पैसा देंगे, या गुड्स लेंगे तो पैसा देंगे। तो एक व्यापार में क्या चीज होती है, या तो गुड्स का आदान प्रदान होगा या सर्विस का आदान प्रदान होगा, ठीक है। और जब आप सर्विस लेने देने बेचते हैं तो उसमें कुछ आपका टैक्स जनरेट होता है, उसको हम बोलेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलिए, एक्सपेंसेस की हमने बात की थी, खर्चे हमारे व्यापार में माल, वस्तु तथा सेवाओं के उत्पादन या प्राप्ति करने के लिए जो लागत आती है उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंस कहते हैं। माल तथा सेवाओं की प्राप्ति के लिए भुगतान व्यय के अंतर्गत आते हैं मजदूरी, भाड़ा, रेलगाड़ी तथा माल के वितरण एवं विक्रय पर भुगतान किया गया वेतन, किराया, विज्ञापन व्यय, बीमा आदि सब क्या कराएंगे, व्यय या एक्सपेंसेस कराएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक शब्द है जिनका यूज हमें टैली में कहीं ना कहीं हम करते ही हैं, उनका बार बार आवश्यकता लगेगी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम डेबिट और क्रेडिट की ओर चलते हैं, जिसकी आवश्यकता हमें इसमें लगने वाली है। ये हमारा कुछ प्रैक्टिस सेशन है, और इसके बिहाफ पर हम कुछ प्रैक्टिस यहाँ पर देखते हैं जिसकी आवश्यकता हमें आगे लगनी है। और बेसिक कंपोनेंट जिनका कॉमर्स नहीं है उनके लिए भी, जिनका कॉमर्स है उनके लिए भी, कॉमर्स है उन लोगों को अधिकतर मामले मालूम रहते हैं, पर फिर भी कई बार ऐसे भी होते हैं जिसमें आपकी एजुकेशन छूट जाती है और बेसिक चीज़ नहीं मालूम। क्योंकि टैली का कहना है कि टैली के लिए अकाउंट में एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है, बेसिक बातें आपको आती हो तो कॉमर्स हो या नॉन कॉमर्स हो, सभी लोग टैली का बखूबी यूज कर सकते हैं। और उनमें जो बेसिक कंपोनेंट्स है, बेसिक बातें हैं, वो है डेबिट क्रेडिट के नियम। तो डेबिट क्रेडिट को कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले तो हम इसमें लिखते हैं, एक चीज नहीं है इसमें, सीरियल नंबर लिखेंगे, फिर लिखते हैं हम डेट, फिर लिखते हैं पर्टिकुलर, फिर डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष, ठीक है। यह है बेसिक जनरल वही इनको हम बोलते हैं। तो हमने लिखा कि शिवम लिखा, गलत लिखा, शिवम ने 50,000 रुपए से व्यापार प्रारंभ किया। शिवम ने था ये, वो ये ना, ये टाइपिंग मिस्टेक है कुछ, ये असल में गूगल इनपुट टूल से टाइप किया गया तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीजें गलत हो गई। शिवम ने 50,000 रुपए से व्यापार प्रारंभ करता है या किया, करता है की जगह हम लिखेंगे किया, ठीक है। अब पहली एंट्री की उसने अपनी नगद पूंजी थी 50,000 रुपए, वो लगाई। जैसे हमने अपने पिताजी से कहा कि मुझे एक दुकान डालनी है, एनी कोई भी हो, तो उसके लिए मुझे पैसे की जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि ये ठीक है, तो दुकान डालनी, मेरे पास 50,000 रुपए है, ये ले जाओ और अपना व्यापार शुरू करो। तो हमने अपनी पूंजी से, अपने पिताजी से लिया या अपने खुद की कमाई हुई पूंजी थी, वो पूंजी हमने व्यापार को दी और व्यापार में लगाई। अब व्यापार में लगाई मतलब व्यापार का कौन सा, तो हम कहेंगे व्यापार का एक अकाउंट केस,
कौन सा पक्ष? केस पर। हमने क्या करा कि अपनी ड्रॉज है, हम केस अधिकतम वही रखते हैं। इसको आसान से समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी घर में पूंजी रखी थी, तो उस पूंजी को निकाल करके लेके आए हम दुकान में, और हमारी जो ड्रॉज है उसमें ला करके हमने रख लिया। तो हमारा जो केस है, ड्रॉज को क्या बोलेंगे हम? केस ही बोले। तो हमारा केस अकाउंट आज की डेट में 50,000 से भर गया, मतलब क्या हुआ? डेबिट हुआ। हमारे केस में 1 रुपया भी नहीं था, हमने पूंजी उठाई और अपने केस में रख लिया कि अब हम व्यापार करेंगे। ठीक है, तो पाने वाला क्या होगा? डेबिट होगा। तो व्यापार में आया यानी केस ने प्राप्ति की है, तो हम केस को लिखेंगे डेबिट। कितने? 50,000। देने वाला कौन है? कैपिटल। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2। केस अकाउंट डेबिट, डेबिट तो हो गया 2, किसके द्वारा हुआ? कैपिटल अकाउंट। कैसे लिखेंगे? केस अकाउंट डेबिट टू, बोलने में ऐसा बोलते हैं, केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कितने? 50,000। तो 50,000 से केस अकाउंट डेबिट हुआ, ऑपरेट हो गया पूंजी खाता यानी कैपिटल, कितने से? 50,000। क्लियर है मामला पहला वाला। दूसरा क्या कहते हैं? ये 1 अप्रैल की एंट्री। दूसरा कहता है, एक बात ये भी ध्यान रखना, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। कितने से? 1 अप्रैल से। तो कहां तक? 31 मार्च तक ये जाता है। ये वित्तीय वर्ष का क्लोजिंग है। तुमने देखा होगा जब क्लोजिंग चल रही तो बहुत सारे व्यापारी बड़े संस्थान काम बंद कर देते हैं, बोला अभी क्लोजिंग चल रहा है। जब ओपन होगा 1 अप्रैल को, तो कई मामले में तो बहुत सारे बड़े व्यापारी तो 1 अप्रैल को ओपन ही नहीं करते, वो करते हैं 5 अप्रैल या 10 अप्रैल से, क्योंकि उनको पिछले साल का पूरा क्लोजिंग करना होगा। पिछले वर्ष का जो क्लोजिंग हुआ है नेक्स्ट वर्ष में, नए वर्ष में, वित्तीय वर्ष में वो ओपनिंग में जाएगा, तो उनको ओपनिंग चढ़ाना रहता है, और इसमें कई मामलों में टाइम लग जाता है, तो वो ओपन नहीं करते। तो ध्यान रखना है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का हम पूरा मामला देखने वाले हैं। ठीक है, तो दूसरी एंट्री कहती है 10,000 रुपए बैंक में जमा। अब जो हमारे पास केस था, कितने थे केस हमारे पास? 50,000। अब हमें माना कि ऑनलाइन कोई सामान खरीदना है या ऑर्डर करना है इंदौर वाले को, तो इंदौर वालों को हम देंगे कैसे पैसा? तो बोले बैंक से पैसा देंगे तभी वो माल पहुंचाएगा हमारे। तो हमने क्या किया कि अपने केस में से उठा करके और 10,000 रुपए कहाँ डाल दिए? बैंक में डाल दिए। तो अब पाने वाला कौन है? बैंक। तो हम क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसके द्वारा? हमारे केस में से चला गया, हमारे केस में से चला गया, तो केस क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा, और बैंक अकाउंट डेबिट। तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट। क्लियर है मामला? चलिए अगला है 3 अप्रैल का। 20,000 रुपए का सामान खरीदा या खरीदता है। अब यहां पर एक चीज तो ये है कि रुपए का डिक्लेरेशन कर दिया गया है, व्यक्ति का नहीं किया। यदि केस ऐसा शब्द लिखा होगा जब, तो केस को खरीदेगा। हालांकि इसमें कमी है, 20,000 रुपए का नगद माल खरीदा ऐसा बोला जाता है इनिशियली तौर पर। तो जब ऐसा बोला गया है 20,000 रुपए का नगद माल खरीदा है, तब तो वो नगद का है, बाकी वो उधार का है। लेकिन जब उधार का होगा तो व्यक्ति विशेष का नाम लिखा होगा। जैसे हम किसी व्यक्ति से उधार खरीदते हैं तो उसका व्यक्ति नाम लिखेंगे ना भैया वहां का, क्योंकि वो पैसा हमें देना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर नहीं लिखा, मतलब कि नगद का मामला है। 20,000 रुपए का सामान खरीदता है या खरीदा, तो 20,000 रुपए गए, तो उसके अगेंस्ट में क्या किया हमने? परचेस किया। तो परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट टू, किसके द्वारा? केस। यानी केस क्रेडिट हुआ 20,000 रुपए से, और डेबिट क्या हुआ? परचेस अकाउंट। क्लियर है मामला? यानी एक अकाउंट, इसका मतलब है कि एक पक्ष डेबिट होगा, दूसरा पक्ष क्रेडिट होगा। कई मामले ऐसे हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा पक्ष डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा। यदि आपको ये बात समझ में आ गई कि एक पक्ष जो डेबिट हो रहा है उस पर आपने फोकस कर लिया, तो दूसरा ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगा। हमने इतना कह लिया कि पाने वाले को डेबिट करें, तो जब माल खरीदा है तो परचेस अकाउंट में माल आया है, तो परचेस अकाउंट क्या हुआ? डेबिट हुआ। अब आपने खरीदा कैसे? उधार खरीदा, तो सामने वाले का नाम लिख दो, क्योंकि उससे पैसा सामान ले लिया, पैसा अभी हमने नहीं दिया, क्योंकि उधार खरीदा तभी तो ऐसे ही तो होगा उसमें। लेकिन नगद खरीदा है तो केस अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है मामला? चलिए अगला आता है 1,500 रुपए का सामान बेचता है या बेचा। अब 1,500 रुपए का सामान बेचा, यहाँ पे व्यक्ति विशेष का नाम नहीं, मतलब नगद बेचा, तो पैसा आया, रोकड़ आई। ठीक है, तो क्या होगा? केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, माल बेचा। क्लियर है मामला?
केस अकाउंट डेबिट हुआ, पैसा आया ना हमारे पास 1500 रुपए, किसके द्वारा आया, माल बेचा उसके द्वारा, तो बेचने वाला यानी सेल्स अकाउंट, ये सेल्स अकाउंट सेल्स में से गया, हमारे पास था, माना क्या हमारे पास था ही ना, कितने हजार का माल खरीदा था हमने, 20,000 का खरीदा था, तो उसमें से 1500 रुपए कम हो गया, 1500 का माल है क्या हमारे पास, 1500 को बेच दिया ना, तो उसके बदले क्या है हमारे पास 1500 रुपए है, तो केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगला क्या है, अगला दे रखा है 1000 रुपए का 1000 रुपए मकान मालिक को किराया दिया। अब पाने वाला कौन है इसमें, मकान मालिक, उनने पैसा पाया, दिया किस पे से हमने, केस दिया, तो केस क्या होगा हमारा, क्रेडिट, पैसा गया, ठीक है, डेबिट क्या होगा हमारा, रेंट अकाउंट, तो हमने लिखा रेंट अकाउंट डेबिट टू केस। क्लियर है मामला। नेक्स्ट दे रखा है 50 रुपए बैंक को ब्याज मिलता है, मिला 50 रुपए कितना काय में मिला, बैंक में, नंबर गलत निकला यहाँ पे, 10 तारीख को होगा ये शायद 50 रुपये, तो बैंक ब्याज मिला तो क्या हो जाएगा, अब देखिए इसमें थोड़ा सा गलत है, ये केस अकाउंट नहीं आएगा, क्योंकि बैंक जब ब्याज देती है तो वो बैंक में दे देती है, तो यहां पर होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, किसके द्वारा मिला, बोले ब्याज, इंटरेस्ट मिला, ठीक है, तो हमने बैंक अकाउंट कर दिया डेबिट और इंटरेस्ट अकाउंट को कर दिया क्रेडिट। क्लियर है ये, बढ़े आगे, चलिए, तो ये हमारा असाइनमेंट था, शायद इसके बाद इस स्लाइड में नहीं है, दूसरा स्लाइड ओपन कर लेते हैं। चलिए अगला है 1 अप्रैल 2018 को मोहन ने 2 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया। अब हम ये 18 ना करके इसको कहते हैं 21 को किया माना कि, ठीक है, अब 18 का तो गया समय, इस तो 21 का भी गया, और 1 अप्रैल से हम ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया, कितने से व्यापार शुरू किया है, 2 लाख, जिसमें क्या क्या है, बोले नगद पूंजी है उनके पास 1,50,000, 1.5 लाख रुपए, स्थायी संपत्ति कुछ है उनके पास 30,000 रुपए की, माल है उनके पास 10,000 रुपए का, फर्नीचर है उनके पास 10,000, टोटल हो गए 2 लाख, ठीक है। तो अब इसमें एक पक्ष क्या करना है, डेबिट, दूसरा पक्ष क्या करना है, क्रेडिट, तो कौन सा होगा डेबिट और कौन सा होगा क्रेडिट, ये हो गई थोड़ी सी मिक्स एंट्री, क्या है ये, मिक्स है, तो पक्ष कौन कौन सा डेबिट होगा, तो हमने कहा कि हमारा जो पूंजी है, ठीक है, कैपिटल अकाउंट है ये, ठीक है, ये हमारा क्रेडिट होगा, स्थायी संपत्ति हमारी है वो क्रेडिट होगी, माल के रूप में 10,000 रुपए है और फर्नीचर के रूप में है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज तो हमारे व्यापार में आई है, दूसरी हमारे व्यापार में गई है, हमारे पास से गई है यूं कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास टोटल माल कितना है, तो बोले कि टोटल यदि हम बात करें तो टोटल 2 लाख रुपए का है, लेकिन उसमें क्या क्या है, तो हमने कहा कि केस हमारे पास कितना आया, हम पहले डेबिट पक्ष लिखते हैं, तो हमने लिखा केस, तो केस कितना आया हमारे पास 1,50,000, तो सबसे पहले हमने लिख दिया 1,50,000, ठीक है। इसके बाद क्या आया हमारे पास
हमारे पास स्थायी संपत्ति आई, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे फिक्स एसेट, ठीक है। तो फिक्स एसेट भी हमारी डेबिट हो जाएगी, कितने, 30,000 रुपए। इसके अलावा हमारे पास माल है, तो माल में हम अब उसको गुड्स बोल रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक है, कितने हैं, 10,000 का, तो 10,000 से उसको डेबिट कर दिया। इसके बाद क्या है हमारे पास, फर्नीचर, तो फर्नीचर कितना है हमारे पास, 10,000 रुपए का। टू किसके द्वारा, तो यहां पर क्या क्रेडिट होगा, तो ये सब क्या है हमारी कैपिटल है, कैपिटल है ना, केस भी कैपिटल है। तो केस हमारा किसके द्वारा, पूंजी से, यानी इस सब की बात करें हम, कुछ हमारे पास केस पूंजी के रूप में था, तो वो भी कैपिटल हुई, और ये भी क्या है हमारा एक कैपिटल है। तो टू क्या कर देंगे हम, कैपिटल अकाउंट। क्लियर है मामला। इधर भी, इधर 2 लाख हो ही गए, इधर सीधे सीधे क्या लिख दोगे आप, 2 लाख एक साथ लिख दो, या फिर आप चाहो तो ऐसे कैसे पक्ष में दोनों को लिख सकते हो कि क्या क्या हमारे पास से गया है, ठीक है। चलिए अगला है 1 अप्रैल 2000 को नगद पूंजी लगाकर व्यापार शुरू किया, ये वही एंट्री है। फिर यहां पर, यहां तो ये टैली में एंट्री करने के पर्पज से दिया गया है, हाँ शॉर्टकट की, फर्नीचर के रूप में। ये तो एंट्री हो गई हमारी यहां तक की, अभी तक जो हमने किया, ठीक है। अब अगली एंट्री 2 अप्रैल को 15,000 का नगद माल खरीदा, खरीदा लिखा है, खरीदा है, ठीक है। बताएं आप कौन डेबिट होगा, इसकी एंट्री क्या होगी, 15,000 का नगद माल खरीदा, डेबिट कौन होगा, क्या लिखोगे आप उसको, लिखने के हिसाब से पता है, जो भी हमने प्रैक्टिस किया था उस बेसिस पर। आया क्या, पाने वाले को डेबिट करें, तो जब आपने माल खरीदा तो क्या केस आया आपके पास, केस थोड़ी, हाँ, तो आप क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू, कैसे खरीदा, केस खरीदा, केस अकाउंट, तो कितने, माइक छोटा पड़ रहा है थोड़ा, तो हम यहां पर डेबिट पक्ष में लिख देंगे 15,000 इसके परचेज के, और क्रेडिट पक्ष में केस कितने, 15,000। क्लियर है मामला, ठीक है। अगला क्या है, 20,000 का माल जेके ट्रेडर्स से उधार खरीदा, ये भी खरीदा था और ये भी हमने खरीदा है, लेकिन इसमें क्या मामला क्या आ गया, ये नगद खरीदा और ये उधार खरीदा, क्या आएगा एंट्री, परचेस अकाउंट डेबिट टू, बिल्कुल सही, क्योंकि हमने खरीदा है तो हम कहेंगे परचेस अकाउंट डेबिट टू जेके। क्लियर है मामला, कितना लिख देंगे, 20,000 रुपए, इधर भी कितना लिख देंगे, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे, ये समझ रहे हैं हम, डेबिट क्रेडिट है ना। फिर अगला है 2 अप्रैल 2021 को 5,000 का माल नगद बेचा, सेल्स अकाउंट डेबिट, बोलने के पास पहले थोड़ा सा सोचे कि पाने वाला कौन है, अपन नहीं, मतलब व्यापार, अपन ऐसा नहीं बोलेंगे, अपन मतलब व्यापार है। तो हमारे, हम जब माल बेचते हैं तो उसके अगेंस्ट में क्या आता है, पैसा आएगा हमारे पास, केस रोकड़, ठीक है। तो हमारा केस अकाउंट क्या होगा, डेबिट, नगद माल बेचा ना, पढ़े लिखो, माल बेचा है तो पैसा आएगा कि नहीं आएगा, जब आएगा तो क्या होगा, पाने वाला कौन है, केस, नगद बेचा ना, तो केस अकाउंट डेबिट टू किसके द्वारा, सेल्स अकाउंट, बेचा ना आपने, ठीक है। अगला है आपका 2 अप्रैल 2021 को आ जाएगा
5,000 का माल उधार में ज्योति ट्रेडर को बेचा। बाद में आएगा तब लिखेंगे, फिर वो देगा तब एंट्री कहाँ लिखोगे? बाद में आगे एंट्री आएगी कि ज्योति ट्रेडर से 5,000 रुपए प्राप्त हुए, तो फिर क्या लिखोगे? फिर लिखेंगे ना। तो अभी क्या लिखेंगे? पाने वाला कौन है? ज्योति ट्रेडर्स। तो लिखो ना, डेबिट करो ना उसको। ज्योति मारकर बड़ी दिक्कत दे रहा है। ज्योति ट्रेडर्स डेबिट होगा टू किसके द्वारा? क्या करा उसको हमने? सेल्स, बेचा, सेल्स अकाउंट। यदि केस होता तो क्या लिखते? केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। पर अभी इसने नगद दिया, क्या उधार दिया। क्या करेंगे? ज्योति ट्रेडर डेबिट टू, उसने ले लिया लेकिन पैसा नहीं दिया। क्लियर है? अगला 15,000 का नगद भुगतान विनायक ट्रेडर को किया। भुगतान यानी इसको पैसा दिया है, हालांकि इससे कोई लेना देना व्यवहार नहीं किया था पहले, तो एनी अभी व्यवहार बाद में कर लेंगे। क्या बात कर रहे हैं? 15,000 का नगद भुगतान विनायक ट्रेडर को किया, यानी पैसा दिया। तो पाने वाला कौन है? विनायक ट्रेडर्स। तो हम लिखेंगे विनायक ट्रेडर्स डेबिट टू कैश। नगद मतलब कैश। कितने? 15,000 दोनों तरफ लिख देना। क्लियर है मामला? चलिए अगला है 5,000 का चेक से भुगतान किया जेके ट्रेडर्स को। क्यों ट्रेडर्स को क्यों किया? क्योंकि यहां पर माल खरीदा था ज्योति ट्रेडर्स से 5,000 रुपए का, तो उसका क्या दिया हमने? चेक दिया। 5,000 का माल उधार में ज्योति ट्रेडर को, ये तो बेचा था, ये तो ज्योति है, ये जेके। 15,000 का माल उधार खरीदा। अब इससे खरीदा जिसका पेमेंट कितना किया अभी हमने? 15,000 अभी शेष है। बताएं अब इसकी एंट्री क्या होगी? जेके ट्रेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। परचेस तो पहले कर लिया था ना, एक बार ले लिया माल, अब उसके अगेंस्ट हम देना है, तो किससे दिया? चेक से देंगे, यानी मतलब हमारे बैंक में कितना पैसा हमारे? 5,000। बैंक में 2 लाख। बहुत बढ़िया, ऐसे तो अकाउंटेंट बन गए आप। अब उज्जवल भविष्य दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बैंक की एंट्री जो की थी वो 10,000 रुपए से की थी हमने, तो हमारे बैंक में 10,000 में जमा किए थे। अब उसमें कितने बचेंगे? 5,000, क्योंकि 5,000 हमने जेके को दे दी। ठीक है, अब आपको आगे की एंट्रीज करनी है। इन सभी एंट्रीज को आप नोट करें और मुझे करके बताएं। नेक्स्ट में आपको कुछ होमवर्क भी मिलेगा जो आपको करना है। ये सारी एंट्रीज हैं, इनको आप पहले नोट करें, और ये फिर टैली में तो करेंगे, अभी जनरल बही में लिखना है आपको। ठीक है, स्क्रीन शॉट भी आप ले सकते हैं। जो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं वो भी इसको हल करेगा। इसके बाद हम आगे बात करेंगे, कुछ और भी एंट्रीज हम देखेंगे।